सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, पिछली बार हमने इन्वेस्टिंग डिसीजंस कर लिया है। अब देखो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। आपको याद होगा हम लोगों ने तीन तरह के डिसीजन पढ़े थे जो फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है। एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा था डिविडेंड डिसीजन। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन में हमने पढ़ा था कि हर एक फाइनेंशियल मैनेजर को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं। और वो तीन तरह, इसमें क्या करता है, दो तरह के डिसीजन लेता है, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, और उसके हम फैक्टर्स भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन पहले। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ता है। आपको पता है हर एक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे दो तरीके से लिए जा सकते हैं, या तो डेट के तौर पे लिया जा सकता है यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के तौर पे, या फिर इक्विटी के फॉर्म में लिया जा सकता है। डेट में अगर आप लोगे तो उधार ले रहे हो, जैसे कि डिबेंचर्स, बैंक से लोन, और इसके पैसे लौटाने पड़ते हैं। और अगर आप इक्विटी के थ्रू लोगे तो आपको पैसे लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें आपको पैसे लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विद द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स। फाइनेंसिंग डिसीजन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आपको ये तय करना पड़ता है कि जो आप पैसा रेज करोगे कंपनी के लिए, वो कौन कौन से सोर्सेस से आएंगे। ठीक है, देखो जैसे कंपनी को पैसा रेज करना है, सपोज करो कंपनी को 5 करोड़ रेज करना है, तो वो कौन से सोर्स से रेज करेगी। ठीक है, या तो शेयर होल्डर से ले सकती है, शेयर होल्डर्स फंड के थ्रू ले सकती है, या फिर बोरोड फंड्स के थ्रू ले सकती है, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, लोन हो गए, इन तरीके से ले सकती है। तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको तय करना पड़ता है कि जो वो पैसा कंपनी के लिए रेज कर रहा है उसका मिक्सचर कैसा रहेगा। क्या ज्यादा इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज करेगा या फिर ज्यादा डिबेंचर्स के थ्रू रेज करेगा। अगर वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज करता है तो इसमें रियल ओनर्स होंगे, उनका कंट्रोल होगा बिजनेस के ऊपर, और वो बीच में दखल अंदाजी कर सकते हैं। जैसे कभी भी ये कोई डिसीजन लेगा तो वो लोग बीच में डिसीजन को मना कर सकते हैं, कंट्रोल उनका आ जाएगा। और अगर ये ज्यादा डिबेंचर्स लेता है या लोन्स लेता है तो भी इसको खतरा है, क्योंकि ये पैसे एक पर्टिकुलर समय पे लौटाने पड़ते हैं, चाहे बिजनेस को फायदा हो चाहे लॉस हो। तो ये दो धारी तलवार है। मतलब आप देखो, आपको बहुत डिसाइड करके लेना पड़ेगा कि कौन सा बेटर रहेगा कंपनी के लिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि किसी कंपनी को 5 करोड़ की जरूरत है, अगर कोई कंपनी ये तय करती है कि चलो सब शेयर होल्डर से ही ले लेते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर से और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, तो आपको भी पता है कि ये पैसा आप इक्विटी शेयर होल्डर से जब ले लोगे तो आप इस पैसे को लौटा नहीं सकते कभी। तो ऐसे में सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि कल को अगर मान लो आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाए या कंपनी कुछ अच्छा ना कर पा रही हो, तो ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स उसको तंग कर देंगे। वोटिंग जब होगी तो ये अपना कंट्रोल दिखाएंगे, कोई भी डिसीजन होगा तो ये लोग बीच में आड़े आएंगे। तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है। और दूसरी बात, इनको डिविडेंड भी आपको ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन अगर हमने लोन के थ्रू लिया होगा तो लोन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप पैसा लौटा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर बिजनेस को गलती से लॉस होने लग जाए तब भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आपकी बिजनेस बंद भी हो सकती है। तो यही चीज है फाइनेंसिंग डिसीजन में, जिसमें आपको क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज, कितना फाइनेंस रेज करना है, कौन से सोर्स से रेज करना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रॉपर मिक्स यानी कि इक्विटी का, डिबेंचर्स का, लोन का, प्रेफरेंस शेयर्स का बिजनेस को अच्छे कंडीशन में रख सकता है, और इसी को हम बोलते हैं गुड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है, सबका मिक्स करके रखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनी अच्छा कर सकती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है कि इक्विटी को अगर आपने बिना मतलब में फालतू में रखा हुआ है तो उनको ऊपर। क्लास मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं वही कह रहा था आपको कि अगर देखो क्वांटम ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कि आप पैसे को मतलब किस तरह से चला रहे हो, कौन से लिया है, दैट इज आपने किसके थ्रू पैसा लिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज आई बीच में क्लास? कटी। ठीक है, अब आ रही है यस ना? सर। हाँ, तो मैं यस। वही कह रहा हूँ कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि आप कौन से सोर्स के थ्रू पैसा लेते हो। और जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं ना, उनको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन यही लेना पड़ता है
कि अगर वो इक्विटी से लेते हैं तो शेयर होल्डर बीच में आएंगे, डिबेंचर्स से लेते हैं तो उनको गिरवी रखना पड़ेगा एसेट्स। तो ये बहुत सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, कि क्या कंपनी ने जो फाइनेंस रेज किया है वो क्या डिसीजन लिया है उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट। अगर आप देखेंगे, कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है बेटा जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है फाइनेंशियल डिसीजन। जैसे मान के चलो कि आप फाइनेंशियल मैनेजर हो और आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी ने हायर कर रखा है और आपको बोला हुआ है कि आप पैसे रेज करो, 5 करोड़ कंपनी के लिए रेज करो। तो एक फैक्टर जो आप ध्यान दोगे वो दोगे कॉस्ट। कौन सा महंगा पड़ रहा है, मतलब कौन सा सोर्स ऐसा है जो हमें पैसा रेज करने में महंगा पड़ रहा है। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखोगे कि जो सबसे सस्ता सोर्स होगा, जिसके थ्रू सबसे सस्ते में पैसा अवेलेबल हो जाएगा बिजनेस के लिए, आप उसके लिए ज्यादा कोशिश करोगे। करोगे कि नहीं कनिष्का? मान लो कि आपको 5 करोड़ रेज करना है और एक सोर्स आपको सस्ता पड़ रहा है, दूसरा महंगा पड़ रहा है, तो कौन सा तरीका अपनाओगे कनिष्का? सर जो सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल, तो कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा इफेक्ट करता है। जब भी जो फाइनेंशियल मैनेजर है, जब भी वो डिसीजन लेता है फाइनेंस रेज करने का, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर रहता है कि सस्ता कौन सा है, चीपर सोर्स कौन सा है, उसी को वो यूज करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप इक्विटी से रेज करते हो तो आपको पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जनरली क्या होता है, इक्विटी के ऊपर 12 से 15% आपको डिविडेंड देना पड़ता है। लेकिन अगर आप डिबेंचर्स के थ्रू उतने ही पैसे रेज करते हो तो आपको हो सकता है 8 से 10% देना पड़े। तो आपको 8 से 10% वाला ज्यादा आपको सस्ता पड़ेगा। तो कॉस्ट का देखना पड़ता है कि कौन सा ज्यादा महंगा पड़ रहा है, कौन सा ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। जो ज्यादा सस्ता पड़ेगा उसके लिए हम झुकाव रहेगा, हम उसको खरीद सकते हैं। दूसरा है रिस्क। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपके डिसीजन को। जैसे अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर चलेगा कि कौन सा ज्यादा रिस्की है, जो ज्यादा रिस्की है उससे आप बचना चाहो। अब ये बताइए मुझे कि इक्विटी शेयर्स ज्यादा रिस्की हैं या डिबेंचर्स? तान्या सिंघल, हितेश देशवाल, कौन सा ज्यादा रिस्की है बेटा, इक्विटी या डिबेंचर्स? बोलो, आपके हिसाब से कौन सा रिस्की लग रहा है आपको? डिबेंचर लेने में ज्यादा रिस्क रहेगा फाइनेंशियल मैनेजर को या इक्विटी? तान्या सिंघल, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? तान्या, हितेश? यस सर। हाँ बेटा, कौन सा महंगा पड़ेगा ये बताओ। सर इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी में रिस्क ज्यादा, रिस्क का पूछ रहा हूँ, महंगा नहीं, सॉरी, रिस्क। कौन सा ज्यादा? रिस्क। यस हाँ, सर, इसमें रिस्क ज्यादा है सर, वो वोटिंग राइट आ जाते हैं उनके पास। नहीं वो तो कंट्रोल, वो देखो वोटिंग राइट आने से आपको बिजनेस को रिस्क तो नहीं है, बिजनेस का कंट्रोल कम हो जाएगा ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन बिजनेस के लिए रिस्क नहीं है। रिस्क का मतलब होता है कि आप खतरा उठा रहे हो। अगर आप डिबेंचर्स लेते हो तो आपको डिबेंचर लेते समय पहले ही बताना पड़ता है कि ये पैसा मैं 8 साल, 9 साल या 10 साल या 5 साल के बाद लौटा दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। और अगर आप इक्विटी लेते हो तो आपको ये पैसे कभी लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान के चलते हैं कि बिजनेस को लॉस होने लग गया और प्रॉफिट किसी वजह से नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि बिजनेस को हर साल नुकसान हुए जा रहा है। तो क्या बिजनेस जो है अपने डिबेंचर होल्डर के पैसे अगर वो नहीं दे पाएगी, तो तब भी तो डिबेंचर होल्डर उसके पैसे मांगेंगे, और 5 साल जब, पहले बात तो उसको इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट नहीं देंगे तो जो गिरवी रखा है इसने एसेट वो ले जाएंगे, क्लेम कर लेंगे। और नंबर 2, सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जब 5 साल या 8 साल पूरे हो जाएंगे उनका ड्यूरेशन, तो वो आपके जितने भी एसेट आपने गिरवी रखा है वो आपको क्लेम, उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। नहीं तो आपको सारे पैसे उनके लौटाने पड़ेंगे। दूसरी जगह अगर आपने इक्विटी शेयर रखा होता तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। आप इक्विटी शेयर होल्डर को बोल देते कि भाइयों देखो इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, उनको मानना पड़ता आपकी बात। तो अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा रिस्की लग रहा है हितेश? सर डिवेंचर। डिबेंचर्स, देखो हमेशा ना जो लोन लेते हैं हम, डिबेंचर्स लेते हैं, वो हमेशा रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर।
क्योंकि इक्विटी शेयर सबसे कम रिस्की होते हैं, क्योंकि देखो वो हमारे ना एक तरह से रियल ओनर है बिजनेस के। अगर बिजनेस को नुकसान हो रहा है ना तो वो भी उनका भी नुकसान, और वो हमेशा बिजनेस के साथ रहना पड़ता है उनको, मजबूरी है उनकी, क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब डिविडेंड मिलेगा। तो इसीलिए मुसीबत के समय सबसे ज्यादा काम आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो कम रिस्की है। तो ये आंसर में यही लिखना है कि वन ऑफ द फैक्टर विच कैन अफेक्ट फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिस्क इफ द फाइनेंशियल मैनेजर डू नॉट वांट टू टेक हायर रिस्क। अगर फाइनेंशियल मैनेजर्स ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो ऑब्वियसली वो ज्यादा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू रेज करेंगे पैसा, और अगर वो रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं और ज्यादा कमाना चाहते हैं तो ऐसे में फिर वो डिबेंचर्स के लिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? कनिष्का, हर्षिता, क्लियर है पॉइंट? यस यस सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। जब कोई कंपनी पैसे रेज करती है ना, चाहे वो इक्विटी के थ्रू करे, प्रेफरेंस के थ्रू करे या डिबेंचर्स के थ्रू करे, तो उसको बहुत सारे खर्चे देने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा होता है, उसको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ जमा हुए, ये सब। तो इसके बदले उनको ना बहुत फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो आपको बहुत सारा कमीशन देना पड़ता है बीइंग अ कंपनी। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हैं और आपको पैसे रेज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है। अगर मान लो इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो आप प्रेफरेंस के लिए जा सकते हो। अगर इक्विटी प्रेफरेंस में दोनों में ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट है तो आप डिबेंचर्स रेज कर सकते हो या फिर कोई और सोर्स ढूंढ सकते हो। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस को सीधा सीधा इफेक्ट करता है। अलग से जो खर्चा पड़ता है पैसा मंगाने का, ये बहुत ही कई बार कॉस्टली हो जाता है। तो इस कॉस्ट से बचने के लिए आप दूसरा ऑप्शन चुन सकते हो पैसे रेज करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। अगर उसको लगता है कि फिजूल खर्च बहुत हो रहा है, कागजी कार्रवाई में बहुत खर्च हो रहा है, तो वो दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकता है। किसी बच्चे को कोई डाउट इस वाले पॉइंट में? अमृत कौर, समझ में आ गया बेटा? सर अमृत? हाँ तो कई वाला पॉइंट समझ नहीं आया, कोई बार समझा दो। चलो मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो अमृत कि आप ना फाइनेंशियल मैनेजर हो, ठीक है, और आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि आपको 10 करोड़ इकट्ठे करने। कितने करने हैं? 10 करोड़। 10 करोड़। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप इक्विटी के थ्रू भी रेज कर सकती हो, प्रेफरेंस के थ्रू भी रेज कर सकती हो, डिबेंचर्स के थ्रू भी रेज कर सकती हो। फिर आपके दिमाग में आया कि चलो मैं इक्विटी के थ्रू रेज कर, तो आप, अगर आपके दिमाग में ये आया कि चलो मैं सारे पैसे इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज करती हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं कंपनी की। तो आपने जब कागजी कार्रवाई करी तो आपके पूरा का पूरा कागजी कार्रवाई करने में 20 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको 10 करोड़ रेज करने के लिए कितने खर्च हो गए? 20 लाख रुपए। और अगर आप डिबेंचर्स के थ्रू रेज करती हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन करने के, कागजी कार्रवाई पूरा करने के लिए। तो आप दोनों के थ्रू आप 1 करोड़ रेज, 10 करोड़ रेज कर सकती हो, लेकिन एक में तो आपको ज्यादा लाख रुपए, कई लाख रुपए लग रहे हैं, एक में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही देने पड़ रहे हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहोगी? आप अपना पर्सनल व्यू बताओ। डिवेंचर्स का। क्योंकि आपने फ्लोटेशन कॉस्ट के ऊपर ध्यान दिया। आप कह रही हो कि इसको मंगाने में मेरा फिजूल में खर्चा कुछ ज्यादा ही लग जा रहा है, तो मैं इस सोर्स को यूज ही नहीं करूंगी, मैं दूसरे सोर्स को यूज करूंगी। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, ये एक ऐसा फैक्टर है कि जब कोई फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जाता है कि कौन से सोर्स के थ्रू बिजनेस में पैसा मंगाना है, तो डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर इशू ऑफ शेयर्स करते समय ज्यादा लग रहा है तो हम डिबेंचर मंगा सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और अगर लोन लेने में ज्यादा खर्चा आ रहा है कागजी कार्रवाई करने में, तो हम इक्विटी पे जा सकते हैं और कोई दूसरा सोर्स को हम ढूंढ सकते हैं। अब आ गया अमृत? किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में? नहीं? नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी तक हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए बेटा। पहला फैक्टर हमने पढ़ा कॉस्ट,
कि जो सबसे सस्ता होगा सोर्स उसी को हम करेंगे जो सबसे सस्ता पड़ेगा। दूसरा हमने पढ़ा रिस्क। रिस्क एक ऐसा फैक्टर है, हम देखेंगे कि कौन से सोर्स के थ्रू ज्यादा रिस्क है, जो कम रिस्क वाला होगा उसी को हम चुनना चाहेंगे। ठीक है, फिर तीसरा आता है फ्लोटेशन कॉस्ट, कागजी कार्रवाई करने में। तो क्योंकि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब लेने के लिए बहुत सारे कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो कंपनी को जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको तय करना पड़ेगा कि कौन सा सस्ता पड़ रहा है और उसी ऑप्शन को उसको चुनना पड़ेगा। फिर एक और आता है कैश फ्लो पोजीशन। देखो अगर मान लो आपके बिजनेस में कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है आपको पता है कि कहीं ना कहीं से 3 साल बाद या 4 साल बाद 100% पैसा आ जाएगा आपके business, तो आपको डेट ज्यादा बेटर रहता है, मतलब बोरोइंग ज्यादा अच्छी रहेगी। इसके दो फायदे हैं। देखो अगर आप लंबे समय के लिए उधार लेते हो तो आपको भी पता है कि जब हम डेट लेते हैं तो हम ये पैसा कभी ना कभी लौटाते हैं 4 साल, 5 साल बाद या 8 साल बाद या 10 साल बाद, ये पहले ही हमें बताना पड़ता है। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, आपको पता है कि 3-4 साल के बाद आपकी बिजनेस में इतना पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा और आप श्योर हो, तो आपको हमेशा आप डेट लेना पसंद करोगे, उधार लेना पसंद करोगे। इसके दो फायदे, पहली बात तो ये है कि वो लोग वोटिंग राइट नहीं रहेगा इनके पास, ये लोग बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। नंबर 2 फायदा ये है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, चाहे वो लोन हो चाहे डिबेंचर हो, ज्यादा देखा गया है कि हमेशा इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से कम होता है। तो दूसरा फायदा ये है, तो इसीलिए कैश फ्लो पोजीशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर आपके डिसीजन को लेने में इफेक्ट कर सकता है। क्लियर है स्टूडेंट सबको? किसी बच्चे को पूछना है तो बताइए, हैंड रेज कीजिए। चलिए ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो, फिक्स्ड कॉस्ट। देखो कई बार क्या होता है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी एक्सेट्रा आर हाई, इट इज बेटर टू रिड्यूस डेट फाइनेंसिंग हैविंग फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन। देखो कई बार क्या होता है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है कई बार, जैसे कि आपको आपके बिजनेस के अंदर किराया बहुत देना पड़ रहा है, आपने बहुत सारा इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके किस्त जमा करनी पड़ रही है, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी देना पड़ रहा है, और ये बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप उधार मत लो, डेट फाइनेंसिंग मत करो, क्योंकि उधार अगर आप ले लेते हो तो ये वो लोग हैं जो कभी ना कभी अपने पैसे मांगेंगे और आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको इक्विटी या प्रेफरेंस रेज करना चाहिए। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ये सब अगर ज्यादा है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि डेट फाइनेंस के थ्रू ना लो पैसे, आप या तो इक्विटी के थ्रू ले लो या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू ले लो, या जो आपने कमाया है उसी को बिजनेस में इस्तेमाल करो, लेकिन अलग से उधार मत लो क्योंकि ये और डेडली डेंजरस हो सकता है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको डिसीजन लेने में इफेक्ट करेगा। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंट्रोल। ये सबको मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा इजीली कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हो और आप चाहते हो कि बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो, तो आप मुझे बताइए समीर कि कौन सा ऑप्शन चुनना चाहोगे आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू ज्यादा पैसा लोगे या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू या फिर डिबेंचर्स या लोन्स के थ्रू? डिबेंचर्स के थ्रू। क्यों, रीजन क्या है बेटा ऐसा? सर उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता ना, अगर इक्विटी शेयर से करेंगे तो वोटिंग राइट आ जाएगा शेयर होल्डर्स के पास। और फिर वो उनका कंट्रोल आ जाएगा बिजनेस में, और आप चाहते नहीं थे कि आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में जाए, राइट? तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत कंट्रोल भी रहेगा तो चलेगा लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते, तब कौन सा चुनोगे? इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है। देखो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके डिसीजन को टोटली चेंज कर देते हैं और आपको कुछ और फैसला लेना पड़ सकता है। एक और फैक्टर है जो बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, वो है कैपिटल मार्केट कंडीशन। जैसे मान लो ड्यूरिंग राइजिंग ट्रेंड्स इन कैपिटल मार्केट, बहुत आसान हो जाता है कि आप शेयर होल्डर से पैसे रेज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कई बार शेयर्स की खरीदारी मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, मार्केट में एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है।
कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, बहुत सारे लोग पैसा लगा देते हैं, डरते नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जब लोग डर जाते हैं मार्केट में। जैसे आपको याद होगा अमेरिका में ट्विन टावर्स उड़ाए थे, तो लोग डर गए थे, हर एक कंपनी को लॉस होने लगा था, तो लोगों ने पैसे निकलवाने शुरू कर दिए थे। और कई बार आपने देखा होगा, कई बार मार्केट बढ़ती है और घटती है। तो अगर मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी कंडीशन है, हर कोई खुश है, कोई डर नहीं रहा है, और हर कोई चाह रहा है कि पैसे लगाए, तो लक्ष्य कौशिक, आप अगर वहां पे रहते फाइनेंशियल मैनेजर, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते? अगर कैपिटल मार्केट बहुत अच्छी है तो इक्विटी खरीदना पसंद करेंगे, प्रेफरेंस या डिबेंचर्स या बैंक लोन के थ्रू, कौन सा पैसे से रेज करेंगे? सर लक्ष्य डिवेंचर पे। डिबेंचर्स से, रीजन बताएंगे क्यों? वैसे आपका सर आंसर वही एकदम सही उसको है, मेरा भी यही व्यू है कि मैं भी डिबेंचर खरीदता, लेकिन रीजन जानना चाहूंगा क्यों ऐसे, मतलब आपके दिमाग में ये चीज क्यों आई? हाँ बोलो। सर उससे वो नहीं होगा ना, डेट डेट नहीं पड़ेगा अपने ऊपर, बोझ नहीं पड़ेगा, मेन बात ये है। किस तरह का मतलब? आप उधार डेट लेने के लिए कह रहे थे ना आप मेरे को, कि सर मैं लोन ले लूंगा, डिबेंचर्स ले लूंगा, तो किस तरह का बोझ नहीं बढ़ेगा, मतलब समझाओ। सर इसमें वो हो जाएगा ना कि हमें जो पैसे देना है वो आराम से दे सकते हैं, एसेट वैसेट कुछ खराब नहीं होगी। अच्छा, मतलब अगर कल को ये डिबेंचर होल्डर पैसे आपसे मांगते भी हैं, तो आप आसानी से, क्योंकि कैपिटल मार्केट की कंडीशन अच्छी है, तो आप इक्विटी शेयर के थ्रू रेज करके उनके पैसे लौटा सकते हो, और आपको यस सर। इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। ये कहना चाह रहे हो क्या? यस सर। बिल्कुल सही लॉजिक लगाया आपने। देखो, अगर मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो ऐसे में ना हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो है रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है, देखो, कह रहा है कि ड्यूरिंग राइजिंग ट्रेंड्स इन कैपिटल मार्केट इट इज इजी टू एक्यूमुलेट शेयर होल्डर्स फंड, अदरवाइज बेटर टू डिपेंड ऑन बोरोड फंड्स। तो अगर कैपिटल मार्केट की कंडीशन अच्छी है, तो आप विश्वास कर सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको पैसे रेज करने में मदद करेंगे, आप पैसे उनसे इकट्ठा कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर आप कम समय के लिए डिबेंचर्स लेते हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेते हो, तो आप ले सकते हो। और अगर आपको पैसे लौटाने हो और मार्केट की कंडीशन अच्छी चल रही है, तो आप आसानी से इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करके और इन लोगों के पैसे लौटा सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, आपको इंटरेस्ट भी कम लगेगा। अच्छा, अगर मान लो मार्केट कंडीशन बहुत बढ़िया चल रही है और आपको लग रहा है कि शायद पूरे पैसे ना मिले, तो फिर आप डिबेंचर्स के की जगह आप इक्विटी से मंगा लो पैसे, क्योंकि इसमें लोग तो पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो आप आसानी से कितना भी पैसा रेज कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना आसान हो जाता है, और आप अलग अलग डिसीजन अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से जैसा मन करे आप सिचुएशन डिसीजन ले सकते हो। तो ये हमारे स्टूडेंट्स 7 पॉइंट्स हैं जो हमने आज पढ़ा। तो क्या आपको सबको समझ में आ गया फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन? क्लास यस यस सर। सर। सर ठीक है, अगर किसी बच्चे को इनमें से कोई भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स बेटा अफेक्ट करेंगे बिजनेस। अब हम आगे चलते हैं, लास्ट वाला। हाँ सर बोलो। हाँ, शेयर्स पे तो लेकिन वही कंपनी मंगा सकती है जो थोड़ी फेमस हो, जिसकी गुडविल हो। क्या फिर से बोलो? सर शेयर्स तो वही रेज कर सकती है जिस कंपनी की थोड़ी गुडविल अच्छी हो, वरना शेयर्स इश्यू ही नहीं होंगे। बात तो सही है। देखो, एक और चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपनी ना मार्केट में तभी शेयर इशू करती है जब कुछ समय तक वो परफॉर्म कर चुकी हो अच्छा। तो हमारे इंडिया के अंदर ये रूल है कि कोई कंपनी पब्लिक से तभी शेयर्स मार्केट में इशू करती है जब सेबी उसको अलाउ कर दे। अब सेबी अलाउ करने के लिए कुछ कंडीशन रखी हुई है सेबी, कि आपके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी है, आपने कितना पैसा कमाया, आपका ग्रोथ किस लेवल का चल रहा है, आपकी कंपनी में कभी किसी ने केस वेस तो नहीं किया, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है कुछ। इस इन सब चीजों को देखने के बाद ही उनको अलाउ किया जाता है। तो जनरली माना जाता है कि जो कंपनियां शेयर इशू कर रही हैं मार्केट में, ये पहले से अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं मेटल अपना, कि वो अच्छा कर रही हैं। और ये आपकी बात सच है कि अगर कोई कंपनी के पास मान लो गुडविल अच्छी नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो सकता है उसके लिए पैसा रेज करना। कई बार तो ऐसा होता है कि कई कंपनियां रेज करने के लिए इश्यू करती हैं मार्केट में, और उनको उतना पैसा रेज ही नहीं कर पाती वो। जैसे मान लो किसी कंपनी ने डिसाइड किया कि सारे पैसे इक्विटी शेयर्स के थ्रू मंगाऊंगी, रेज करूंगी, तो ऐसा कई बार देखने में आता है कि लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते,
क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर उनको भरोसा नहीं होता है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता है, उन्होंने पीछे स्टडी किया है जो, तो वो लोग उसको खरीदते ही नहीं है। और ये रूल है कि अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए जनता से तो सारे पैसे लौटाने पड़ते हैं कंपनी को, तो कंपनी दोनों तरफ से फंस जाती है। तो आप ये भी बोल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा आपको डिसीजन लेने से रोक सकते क्लास। यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा डिविडेंड डिसीजन। हम लोग देखो तीन तरह के डिसीजन पढ़ रहे थे। पहला हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा, और दोनों के बारे में हमने फैक्टर्स भी पढ़े। फिर हमने पढ़ा ये फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने पढ़ा कि ये एक हाँ स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बार बार मैं एक बार फिर से इसको बताता हूँ, डिविडेंड डिसीजन। देखो डिविडेंड डिसीजन जो है ना बेटा, डिविडेंड डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजर डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेता है। डिविडेंड क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? एनीबडी? डिविडेंड क्या होता है, कौन बता रहे हैं? सर जो इंटरेस्ट मिलता है शेयर्स पर। बिल्कुल ठीक, जो शेयर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, राइट? तो डिविडेंड डिसीजन जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, कंपनी को जब कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसे रेज करती है तो उसको डिविडेंड अनाउंस करना पड़ता है साल के एंड में। ठीक है, अगर उसने प्रेफरेंस के थ्रू लिया है तब तो उसको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि पहले ही से रेट तय होता है उसमें, उसको पहले ही से शेयर होल्डरों को पता होता है कि इतना डिविडेंड है, तो उतना उसको फिक्स रेट पे देना पड़ता है। लेकिन अगर उसने इक्विटी के थ्रू रेज किया है पैसे तो उसको ये बताना पड़ता है कि कितना इक्विटी शेयर्स वो देने वाली, मतलब कितना डिविडेंड देगी। तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठती है बकायदा, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें बैठ के डिसीजन लेते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजर को से भी पूछा जाता है कि भाई कितना डिविडेंड देने से ज्यादा सही रहेगा। अब देखो इसमें दोनों में खतरा है, अगर आप ज्यादा डिविडेंड देंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर नो डाउट बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आप ये डिविडेंड देते कहाँ से? कोई मुझे बताएगा कि डिविडेंड कहाँ से देती है कंपनी? अलग से पैसे लाती है या प्रॉफिट अपने में। प्रॉफिट? प्रॉफिट में। ठीक है, ठीक है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से ही तो डिविडेंड देगी। तो जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देगी तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ऐसे में कंपनी के लिए खुद के लिए ही खतरा हो जाएगा, यानी कंपनी के लिए अपने आप से ही खतरा हो जाएगा कि वो ज्यादा प्रॉफिट को जो है उसको अपने प्रॉफिट के मार्जिन में से निकाल के पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया बेटा? यस सर। अब देखो बहुत सारे ऐसे ना फैक्टर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, मैं स्क्रीन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर में अभी ये चल नहीं रहा है नेटवर्क, तो मैं इसके बारे में ही थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले तो आपको ना डिविडेंड डिसीजन जो होता है, कंपनी अगर मान लो कि कंपनी अगर डिविडेंड ज्यादा दे देती है, सपोज करो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है, तो कंपनी के पास ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा कम, और आगे चल के उसको लॉस उठाना पड़ सकता है, मतलब धीरे धीरे कंपनी पीछे खिसक जाएगी। और अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी नाराज हो जाएंगे, राइट? इक्विटी शेयर होल्डर्स जब नाराज हो जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और आगे हो सकता है वो आपके अगेंस्ट में वोट कर। ठीक है, तो बहुत ही बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि आपको कैसे डिविडेंड देना है। अगर आप ज्यादा दे रहे हो तब भी खतरा है, कम दे रहे हो तब भी आप फंस जाओगे। ठीक है, तो आपको बहुत डिसाइड करके देना पड़ता है। अगर आप बहुत कम दे दोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर कहेंगे कि हमें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी कम दे दिया है, तो क्या फायदा है ऐसी कंपनी को पैसा देने में, तो कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कंपनी इन सब चीजों से बचा के चले। आज इतना ही करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये स्लाइड शेयर नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इतने पे ही रोके स्टूडेंट्स यस सर। क्लास? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।
आज के लिए इतना ही करते हैं, लीव कर सकते हो।